जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं एक ऐसी रिपोर्ट से जिसकी ज़रूरत तो हमें काफ़ी पहले से थी, लेकिन उस पर कोई बड़ा कदम उठाया नहीं गया। और यह है स्वदेशी जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। आप सबको पता है कि जब 1980 के दशक में कावेरी इंजन प्रोग्राम की शुरुआत हुई तो उसका उद्देश्य काफ़ी सिंपल था। वो ये था कि भारत में एक स्वदेशी इंजन को विकसित किया जाएगा जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और बाद की जो फाइटर एयरक्राफ्ट है इनको पावर करने के काम आएगा। चीज़ें की शुरुआत हो जाती है, इनिशियल फंड्स भी रिलीज कर दिए जाते हैं, लेकिन बाद में हमें ये पता चलता है कि ये प्रोग्राम काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और इसमें हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़े पैमाने पर विकसित करना पड़ेगा। और यही होता भी है। बाद में कावेरी इंजन प्रोग्राम में एक के बाद एक जो सेटबैक्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। और जिस उद्देश्य के साथ इसको शुरू किया गया था कि 2001 के आसपास जो तेजस का प्रोटोटाइप होगा उसको ये पावर करेगा, वो उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं हो पाती। प्रयास काफी किए जाते हैं, लेकिन अंत में 2008 आते आते कावेरी इंजन को तेजस प्रोग्राम से डीलिंक कर दिया जाता है और बाद में 2011 में ये चीजें फाइनल हो जाती है कि कावेरी इंजन तेजस के योग्य नहीं है। लेकिन गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट हार मानने वालों में से नहीं है। वो लगातार इम्प्रूवमेंट करते हैं और बाद में वो इस समय ड्राई कावेरी इंजन को लगभग तैयार कर चुके हैं। और ये ड्राई कावेरी इंजन सर्टिफिकेशन से काफ़ी दूर है और माना जा रहा है कि अगले वर्ष के मध्य तक जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद एक आफ्टर बर्नर मॉड्यूल की सहायता से इसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के इनिशियल प्रोटोटाइप पे माउंट किया जाएगा और आगे चल के जो सिलसिलेवार टेस्टिंग है वो शुरू करी जाएगी। और उस टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट होंगे उनके आधार पर ये डिसाइड किया जाएगा कि कावेरी इंजन तेजस के योग्य है या नहीं, क्योंकि यही इंजन जो कावेरी 2.0 है उसकी आधारशिला को रखेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक भारत में कोई टेस्ट फैसिलिटी इसको लेकर नहीं है। बात हम कर रहे हैं हाई एल्टीट्यूड टू टेस्ट फैसिलिटी की। हालांकि इसको लेकर आवाज तो पहले भी उठी थी, लेकिन अब रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने एक प्रपोजल को सबमिट किया है जहां पर वो डेडिकेटेड फंड्स की डिमांड कर रहे हैं ताकि भारत में ही एक हाई एल्टीट्यूड इंजन टेस्ट फैसिलिटी को इस्टेब्लिश किया जाए, जहां पर इंजन टेस्टिंग जो कि काफ़ी क्रिटिकल होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसको भारत में ही पूरा किया जा सके। और इसके लिए बाकायदा उन्होंने कुछ सुझाव भी सामने रखे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कावेरी इंजन प्रोग्राम इतना डिले हुआ उसमें एक बड़ा योगदान जाता है विदेश पर हमारी ओवर डिपेंडेंसी का, क्योंकि करेंटली गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के पास इस प्रकार के क्रूशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनकी कमी है। और हम पूरी तरीके से सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मोटर्स, जिसको हम CIAM के नाम से जानते हैं, जो कि रशिया में स्थित है, उस पर रिलाय करते हैं। यानी कि हम कावेरी इंजन टेस्टिंग के लिए पूरी तरीके से रशिया के ऊपर आश्रित है। और यही जो ओवर डिपेंडेंसी है ये हमारे लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक लेकर आती है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें वहाँ पर CIAM में इंजन टेस्टिंग से पहले अपना स्लॉट बुक करना पड़ता है। जी हाँ, ये जो हाई एल्टीट्यूड इंजन टेस्ट फैसिलिटी है ये बेसिकली 6 से लेकर के 8 मंथ का जो समय होती है वो लेती है, क्योंकि ये हाई डिमांड पे होती है और इसके लिए पहले से जो स्लॉट है ये बुक करने पड़ते हैं। अब क्योंकि रशिया के खुद के कई सारे इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिनकी टेस्टिंग यहाँ पे हो रही है, जिसके उसके बाद भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है कि एक नज़दीकी स्लॉट को बुक कर पाना। और उसके बाद मान लीजिए ये स्लॉट बुक भी हो जाते हैं तो दूसरा सबसे बड़ा समस्या है टेस्ट ड्यूरेशन का, क्योंकि जो इंजन टेस्ट ड्यूरेशन दी जाती है CIAM के द्वारा वो सिर्फ 50 से लेकर 70 घंटे की होती है। और अब आप सब समझ सकते हैं कि इतना कम समय कॉम्प्रिहेंसिव डेटा कलेक्शन के लिए इनसफिशियंट है, यानी अपर्याप्त है। तो इन्हीं सारी समस्याओं को इस समय गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने चिन्हित किया है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने उन्होंने एक जो प्रपोजल है वो रखा है कि भारत में ही जो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी है इसको इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी है ये किसी भी इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये इंजन परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, जहां पर ये जो एक्चुअल फ्लाइट इन्वायरमेंट है उन कंडीशन को रेप्लिकेट करती है और जो क्रिटिकल डेटा है इनको कलेक्ट करने में मदद करती है, ताकि आगे चल के अगर इंजन में डिज़ाइन की कोई सुधार की संभावना है तो उसको भी रिफाइन किया जा सके। साथ ही साथ जो फ्यूल कंजम्पशन है इसको ऑप्टिमाइज किया जा सके और ओवरऑल जो इंजन एफिशिएंसी है इसको इन्हेंस किया जा सके। और मान लीजिए अगर इन्हीं सारे टेस्ट को हमें कई बार करना पड़ा रशिया के ऊपर, तो अब आप खुद एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस इंजन में हमें कितनी डिले देखने को मिल सकती है। और यही कारण है कि गैस टर्बाइन एस्टेब्लिशमेंट ने समय को बचाने के लिए
कॉस्ट को कम करने के लिए और भारत की आत्मनिर्भरता को कम से कम समय में सुनिश्चित करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने जो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी है इसको एस्टैब्लिश करने की डिमांड करी है। तो यहाँ पर एक चीज तो हमने बता दी। दूसरी समस्या जो अभी भी बनी हुई है और इस पे कोई अपडेट सामने निकल के नहीं आ रही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, वो है फ्लाइंग टेस्ट बेड का होना। जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी है GTRE कावेरी प्रोग्राम में, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक फ्लाइंग टेस्ट बेड का होना भी है। क्योंकि आप सबको पता है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में हम लोग कावेरी इंजन को इंटीग्रेट तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या हमारे पास कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम कावेरी इंजन को टेस्ट कर सकें? फिलहाल तो नहीं है। अब अगर हम इनिशियल प्लान की बात करें तो तेजस के एक ट्रेनर वेरिएंट जो कि सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट, सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होगा, उसको सेलेक्ट किया जाएगा इंजन टेस्टिंग के लिए। लेकिन सही मायने में डिफेंस एनालिस्ट इसको बहुत ज़्यादा रिस्की मानते हैं, क्योंकि किसी भी विषम परिस्थिति के दौरान कोई भी बैकअप इंजन नहीं होगा जिसके वजह से कोई हादसा भी हो सकता है, और ये चीज़ें चिंता का विषय बनी हुई है। अब गैस टर्बाइन डिसएस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो यहाँ पर GTRE की गलती नहीं है। GTRE ने सन 2000 के दशक से ही ये कहा था कि उन्हें फ्लाइंग टेस्ट बेड की ज़रूरत है, और पहले उन्होंने 2003 के आसपास कहा था कि एक IL-76 एयरक्राफ्ट को रशिया से खरीदा जाए, और जैसे रशिया IL-76 को एज ए इंजन फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल करता है, तो वो कावेरी इंजन के लिए भी उस एयरक्राफ्ट को सेम टू सेम मॉडिफाई करें। और बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कुछ अलग अलग कारणों के चलते उनके इस डिमांड को नज़रअंदाज कर देती है। तो बाद में गैस टर्बाइन डिसएस्टैब्लिशमेंट एक और सुझाव देती है कि चलिए ठीक है, आप IL-76 नहीं ले सकते तो फिर MiG-29 को ही एक फ्लाइंग टेस्ट बेड में कन्वर्ट करते हैं, ताकि टेस्टिंग प्रोसेस किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और बाद में अलग अलग कारणों के चलते जो MiG-29 वाला भी आइडिया जो है वो ड्रॉप कर दिया जाता है। फिर बाद में तेजस को यहाँ पर इस्तेमाल करने की बात की जाती है। फिर वही कारण, क्योंकि वो सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट था और उसमें इसको टेस्ट करना काफ़ी रिस्की था, तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा खारिज कर दिया जाता है। और अंत में सुखोई 30 MKI का नाम अभी हाल ही में सजेस्ट किया गया है, जिस पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन माना जा रहा है कि अगर सुखोई 30 MKI को फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल किया गया तो उसकी इंजन बे में हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि सुखोई की जो इंजन बे है वो AL-31 के साइज को ध्यान में रख करके बनाई गई हैं, जबकि कावेरी इंजन उसके तुलना में छोटा है डायमेंशन में। तो हमें पहले इंजन बे में एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही हम उसका इस्तेमाल टेस्टिंग प्रोसेस में कर पाएंगे। यानी हमारे पास इस समय फ्लाइंग टेस्ट बेड को लेकर के भी एक बड़ा चैलेंज है, और देखते हैं कि भारत का रक्षा मंत्रालय इसको लेकर क्या निर्णय लेता है। फिलहाल उम्मीद तो यही है कि रक्षा मंत्रालय, अब क्योंकि इस समय आत्मनिर्भरता को लेकर काफ़ी गंभीर नजर आ रहा है, तो वो इस क्रम में कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। लेकिन हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी हो या फिर एक इंजन फ्लाइंग टेस्ट बेड हो, इसके लिए निर्णय का शीघ्र अतिशीघ्र लिया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के अपने इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।